हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे व्यापारिक फसलें और व्यापारिक फसलों में हमने कपास की बात की। कपास भी एक रेशेदार फसल थी। अब बात करने जा रहे हैं दूसरी फसल है व्यापारिक में जूट। हम किस फसल की बात करेंगे? जूट की बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है जूट, सस्ती भी है। ये जो सबसे अधिक मात्रा में जो प्रयोग होने वाले जो रेशे हैं, उन रेशों में तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग होता है वो तो कपास का होता है। वो तो किसका होता है? कपास का होता है। और कपास के बाद में दूसरे जो स्थान पर रेशे वाली जो फसल है वो है जूट। तो इसका दूसरा स्थान है रेशों के उपयोग में या प्रयोग करने में। यानी पहला तो किसका हो गया? कपास का हो गया। और दूसरा कौन सा हो गया? जूट का हो गया। ठीक है। मूल्य में भी सबसे सस्ता होता है। क्या होता है? जूट मूल्य के अंदर सबसे सस्ता होता है, कपास से भी सस्ता होता है। ठीक है। इसका जो मूल उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पर है? मूल उत्पत्ति स्थान जूट का वो है गंगा का डेल्टाई भाग, गंगा नदी का डेल्टाई भाग। मूल उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका? गंगा का डेल्टाई भाग। समझ गए? इस पौधे की बात करें तो इसका जो रेशा है कपास से मोटा होता है। रेशा कैसा होगा? कपास से मोटा। कपास के तो जो फूल खिलते हैं, जो डोडा होता है उसका जो रेशा होता है रुई होती है, बारीक होता है। लेकिन इसका जो रेशा होगा जो कि कपास से मोटा होगा और खुरदरा होगा। आपने कभी मूंज की रस्सी देखी होगी, आपने कभी सुना होगा घर पे नाम मूंज वाली रस्सी। कईयों के जो चारपाई होती है उनके अंदर भी मूंज की रस्सी से ही कई बार उनको बनाया जाता है। ठीक है। तो इसका जो रेशा होगा वो मोटा होगा और खुरदरा होगा, जो कि कहाँ से प्राप्त होता है ये रेशा? कपास से तो उसके फूल से रुई प्राप्त हो जाती है। लेकिन इसका जो रेशा है वो पतले और लंबे जो तने हैं इसके पौधे के, जूट का जो पौधा होता है उसका जो तना होता है, उस तने की जो छाल है उसको यहाँ पे उस छाल से ही इसको बनाया जाता है, इस रेशे को बनाया जाता है। यहाँ पे जो पौधा होता है जूट का, उस जूट के पौधे के ऊपर जो उसका जो तना होता है, डंठल होता है उसका, वो तना वहाँ पर उस तने से ऊपर की जो छाल होती है, उसकी ऊपर का जो छाल वाला हिस्सा होता है तने का, उस छाल से इस रेशा को प्राप्त किया जाता है। इसके कोई फूल वूल नहीं लगता है, ध्यान देना यहाँ पे। फिर हम कहें कि जो जूट का जो रेशा है वो मजबूत होता है। पहली बात, जूट का रेशा कपास से क्या होगा? मजबूत होगा, टिकाऊ होता है। ठीक है। परिवहन में जो लादने और जो उतारने की जो लापरवाहियाँ होती हैं व्यक्तियों में, जो सामान है परिवहन के अंदर, जो सामान को लादने और उतारने में जो लापरवाहियाँ जो बरतते हैं, उनको सहन करने के लिए जो रस्से बनाए जाते हैं, यानी ये मूंज के रस्से इतने ताकतवर या इतने मजबूत होते हैं कि ये टूटते नहीं हैं, आसानी से टूटने नहीं दें। तो परिवहन के रूप में जो परिवहन में जो सामान भरते हैं उनको कसने के काम में भी इन रस्सों को काम में लिया जाता है। और इस जो जूट है इसके रेशों को सरलता से रंगा भी जा सकता है। ठीक है। यह बहुउपयोगी रेशा होता है, बहुत उपयोग में आने वाले रेशे होते हैं जूट वाले, जिनका कई प्रकार से हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम इनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, जूट के जो रेशा है या जूट का प्रयोग कहाँ करते हैं? जैसे हम बात करें कि अनाज और जो आटा होता है, अनाज आटा है, चीनी है, गुड़ है, आलू, कपास, खाद, सीमेंट, मसाले जो भी होते हैं उनको भरने के लिए बोरे सिले जाते हैं। क्या होते हैं? बोरे होते हैं, वो जूट के ही बनाए जाते हैं। या यूँ कह सकते हैं जो व्यापारिक परिवहन जो है, परिवहन के लिए जो अनाज को भरने और पैक करने के लिए जो बोरे बनते हैं या टाट प्रयोग में लेते हैं, वो इस जूट के ही बनते हैं। ठीक। तिरपाल बनते हैं इससे। डेरे जो लगते हैं, जो डेरे लगाए जाते हैं, जो फौज के द्वारा भी लगाए जाते हैं, तंबू लगाए जाते हैं, उनके लिए जो कैनवास कपड़े होते हैं, यानी मोटे कपड़े जो होते हैं, उसके अंदर भी जूट को ही काम में लिया जाता है। या मोटर गाड़ियों के जो पर्दे होते हैं,
मोटर गाड़ियों के जो कैनवास होते हैं, पर्दे होते हैं, वो भी बनते हैं। फर्श के जो टाट होते हैं, जो पायदान आप कभी देखे होंगे मूंज जैसे, वो पायदान भी वहाँ पर बनाए जा सकते हैं। फर्श के दरियाँ भी बनती हैं इससे, बिछौने भी बनते हैं, और गद्दे भरने में भी इसको काम में लेते हैं। गद्दे भरते हैं ना, तो गद्दों के अंदर भी मूंज या जूट को ही काम में लिया जाता है, आपने कभी देखा हो तो। ठीक। और वाटरप्रूफ कपड़े जो होते हैं वो भी इससे ही बनाए जाते हैं, वाटरप्रूफ कपड़े बनते हैं इससे। और हम कहें तो इसका उपयोग और कहाँ होता है, तो हम कहते हैं कि मकानों में जो घरेलू सामान रखने के लिए जो थैले काम में लेते हैं, या आप कह सकते हो कि पर्दे हैं, या आप कह सकते हो कि कोई जालियां हैं, तो जूते बनते हैं इसके। बिस्तरबंद जो सामान बनता है वो सारा जूट से भी तैयार किया जा सकता है। ठीक है। उपयोग में काम आने वाले जो रस्से होते हैं, रस्सियाँ होती हैं, सूतली होती हैं, आप सब ने देखी होंगी सूतली, जो गांव से बिलोंग करते हैं वो सब जानते हैं सूतली क्या होती है। तो सूतली जूट से ही बनाई जाती है, धागे बनते हैं इसकी। ठीक है। और हम देखें तो कागज़ बनाने में भी जूट का प्रयोग होता है। ठीक है। बिजली उद्योग में भी रोधन के माध्यम से जूट का प्रयोग किया जाता है, बिजली उद्योग में भी इसका काम में आता है ये जूट। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो प्रयोग है, इसका जो उपयोग है, वो बहुत साधनों में किया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं इसकी जो भौगोलिक दशाएं हैं वो क्या क्या है। जैसे हम तापमान को लें, ठीक, हम किसको लेंगे, भौगोलिक दशाओं में, भौगोलिक दशाएं यानी उपज के लिए। इसको सबसे पहले तो हम बात करते हैं तापमान की। किसकी बात करेंगे, तापमान की बात करते हैं। यानी ये जो जूट का पौधा है, ये पौधा उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। सबसे पहली बात, कहाँ का पौधा है ये, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा, जलवायु का पौधा है। कौन सा, जूट का पौधा। जूट का पौधा कौन सी जलवायु में होता है, उष्ण में होता है, उपोष्ण में होता है। उष्ण और उपोष्ण दोनों जलवायु में होता है। अब देखते हैं कि इसको तापमान की ज़रूरत कितनी होती है। उष्ण और उपोष्ण में तो तापमान ज़्यादा होता है, तो इसको यहाँ पे हम कहें कि उगने के समय इसको टेम्परेचर कितना चाहिए, यानी उगते समय तापमान, यहाँ पर उगते समय इसको 25 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड इसको आवश्यकता होती है। ठीक है। यहाँ पर दूसरी बात करते हैं, बढ़ते समय इसको तापमान की कितने की आवश्यकता होती है, बढ़ते समय तापमान, तो बढ़ते समय की बात करें तो 27 डिग्री टेम्परेचर से कम नहीं होना चाहिए। इसको ध्यान में रखना। जब जूट का पौधा बढ़ रहा है उस समय इसको तापमान की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान नहीं होना चाहिए, यानी उससे ज़्यादा होना चाहिए। और ये जो पौधा है जूट वाला, ये 37 डिग्री टेम्परेचर तक सहन कर लेता है, सहन कर सकता है या कर लेता है। ठीक है। इसको भी आप ध्यान में रखना कि इसको 37 डिग्री तक ही सहन हो पाता है। धूपदार जो मौसम होगा, धूप वाला जो मौसम होगा, वो मौसम इसकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छी कंडीशन होगी, यानी इसकी वृद्धि सबसे अच्छी होगी वो धूपदार मौसम होगा, उसके अंदर ही होगी। ठीक है। हम यूँ कहते हैं कि इसका जो टाइम होता है वो कौन सा होता है, कि कब इसको बोया जाता है, कब काटा जाता है। तो हम कहें कि इसकी जो फसल है बसंत काल में बोई जाती है, और वही फसल सबसे तेज़ी से बढ़ती है। कब बोई जाती है, बसंत ऋतु में। बसंत ऋतु में बोई जाती है।
और जब ये कहें कि बसंत ऋतु में इसको बोते हैं तो ये फसल सबसे अच्छी होती है। और इसका जो पौधा होता है उस पौधे का जो डंठल है वो 3 से 4 मीटर लंबा हो जाता है। कितना हो जाता है इसका पौधा या इसका जो डंठल है, तना है, डंठल जो है इसका वो 3 से 4 मीटर लंबा हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर यूँ कहें कि इस फसल की जो बुआई है वो तो बसंत ऋतु में है और ये लगभग 5 माह में, लगभग कितना 5 माह में तैयार हो जाती है ये फसल। 5 माह में ये फसल तैयार हो जाती है और इसको 5 माह में, इसके बाद में अगस्त में काट ली जाती है। अगस्त में कटाई हो जाती है इसकी। समझ गए बात। यहाँ पर हम बात करें, ये जो फसल है बसंत काल में, यानी बसंत ऋतु कब आती है, मार्च अप्रैल में। कब आती है, मार्च अप्रैल वाली ऋतु होती है, उसको बसंत बोलते हैं। ठीक है यहाँ पर। और इस समय बसंत ऋतु से में बोई जाती है और 5 महीने बाद में अगस्त तक इसको काट लिया जाता है। समझ गए बात। यानी 5 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसको वर्षा क्या चाहिए। तो तापमान के रूप में हमने देखा, वापस रिपीट कर रहे हैं, तापमान उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। ठीक है। उगते समय इसको तापमान चाहिए 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। ठीक है। बढ़ते समय इसको चाहिए 27 डिग्री से ऊपर तापमान, यानी 27 से कम नहीं होना चाहिए। 37 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। 37 डिग्री तक यह सहन कर लेता है। ठीक है। इसको बोया जाता है बसंत ऋतु में, काटा जाता है अगस्त में। ठीक है। केवल 5 महीने में ये तैयार हो जाती है। इसके डंठल की लंबाई 3 से 4 मीटर तक लंबी होती है। समझ गए बात। तो इसको आप ध्यान में रखोगे। उसके बाद बात करते हैं हम वर्षा की। किसकी बात करेंगे, वर्षा की बात करेंगे। वर्षा, देखिए वर्षा के रूप में हम बात करें तो 150 से 250 सेंटीमीटर यहाँ इसको वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 150 से 250 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है इसको आवश्यकता होती है 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की इसको आवश्यकता होती है। खेतों में पानी भरा रहना इसके लिए सबसे आवश्यक है। अगर पानी नहीं होगा तो जूट की फसल कमज़ोर होगी, जूट की फसल नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में ये जूट की फसल होती है। ठीक है। वो कंडीशन हम देख लेंगे कहाँ पे होती है। बोने के 4 से 5 माह बाद इसमें एक फूल लगता है। बसंत ऋतु में इसको बोया जाता है। ठीक है। 5 महीने में तैयार होती है। लेकिन सुनो, इसके अंदर हम क्या कहते हैं कि 5 या 4 महीने बाद में इसमें फूल लगना स्टार्ट होता है। उसके बाद में फसल काट ली जाती है। जब इसमें एक फूल जैसे जो संरचना इसकी निकलती है ऊपर, वो फूल लगते ही पता चल जाता है ये फसल पकने को आ गई है। समझ गए बात। 4-5 महीने बाद में फूल निकलते ही इसको काट लिया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम इसके जो पौधे हैं, इस पौधे का जो डंठल होता है, ठीक है, उसकी कटाई की जाती है। और डंठल को काट करके उसको बांध कर उसको सड़ाने के लिए क्या कर देते हैं, जलाशय में डाल दिया जाता है। यानी वहाँ भी इसको पानी की आवश्यकता होती है, वहाँ भी जलाशयों की आवश्यकता होती है। उसका जो डंठल है, तना है उस पौधे का, उस पौधे के डंठल को बांध करके, डंठल के रूप में बांध करके पौधे को गट्ठर के रूप में, जो तना है उसको गट्ठर के रूप में बांध लेते हैं इतना सारा, और उसको जलाशयों के अंदर डाल देते हैं। जलाशयों में इसलिए डालते हैं कि उसका जो तना है उसको सड़ाया जाता है, कई दिनों तक उसको सड़ाया जाता है, जिसके कारण उसके ऊपर की छाल निकल जाए। फिर उस छाल को वहाँ से निकाल लिया जाता है। ठीक है। तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, वर्षा की आवश्यकता होनी चाहिए, या वर्षा के रूप में हो या नदियों के द्वारा हो, तो पानी की इसको सख्त ज़रूरी होती है। ठीक है। तो इसके बाद में हम तीसरा प्रमुख कारक है मिट्टी। इसके लिए तीसरा प्रमुख भौगोलिक कारक कौन सा है, मिट्टी।
मिट्टी की अगर बात करें तो इसके लिए जो मिट्टी गहरी और जो उपजाऊपन वाली मिट्टी होती है वो सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है। और जो मिट्टी किसके द्वारा लाई जाती है? नदियों के द्वारा लाई जाती है। क्योंकि हम कहें इसका जो पौधा होता है, जूट का जो पौधा होता है, वो मिट्टी से पोषक तत्वों को बड़ी मात्रा में उसका शोषण कर लेता है या बड़ी मात्रा में उसको खींच लेता है। जितने भी उपजाऊपन के पोषक तत्व होते हैं मिट्टी के अंदर, उसको ये पौधा होता है जूट वाला, ये उन पोषक तत्वों का क्या कर लेता है? शोषण कर लेता है, यानी उसको खींच लेता है, यानी उसको अनउपजाऊ बना देता है। तो वास्तव में इसको जो मिट्टी की आवश्यकता होती है वो नदियों द्वारा जो लाई हुई कांप मिट्टी होती है, नदियों के द्वारा लाई हुई वो कांप मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है इसके लिए। विशेषकर ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? ये डेल्टाई भागों में पाई जाती है। तो हम कहते हैं कि डेल्टाई क्षेत्रों के अंदर जूट की कृषि होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, कारण कि वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो प्रत्येक वर्ष नई नई मिट्टी की परत बिछा देती है वहाँ पे। यानी प्रत्येक वर्ष देखें तो वहाँ पर नदियों द्वारा लाई हुई कांप मिट्टी की जो परत है वो वहाँ पर जमा होती रहती है, यानी खादर के रूप में। तो सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? नदियों द्वारा लाई हुई कांप जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं कांप मिट्टी बोलते हैं, वो मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो कांप मिट्टी को बोल सकते हो आप, जो गहरी उपजाऊ मिट्टी होगी, गहरी व उपजाऊ। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखोगे। ये बात हो गई मिट्टी की। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर सस्ते श्रमिकों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सस्ते श्रमिक। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है, इसको सस्ते मानवीय जो श्रम है उसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि सस्ते मानवीय श्रम की ज़रूरत इसलिए होती है कि इस फसल में जो अन्य फसल है उनकी एवज में इस फसल में सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता होती है। क्यों होती है ऐसी श्रम की आवश्यकता? क्योंकि फसल काटने के लिए, पौधे के जो गट्ठर बांधने के लिए, या हम यूँ कह सकते हैं जो बड़ी मात्रा में जो जल की ज़रूरत होती है जूट के लिए, जूट के पौधे के लिए, जो उस जलाशयों में उसको डालने के लिए, ठीक है, और जो हम इस डंठल को सड़ाते हैं उसके बाद में जो उसका जो डंठल है जो गट्ठर के रूप में बांध के डाला था जलाशयों में, उसको वहाँ से निकाल करके उससे जो छाल है उसको छाल को अलग करने के लिए भी श्रम की ज़रूरत होती है। और जो अलग कर लेते हैं उसके बाद में उसको कूटने, पीटने और उसको धोने और साफ करने के लिए भी श्रमिक चाहिए। जो डंठल है उसका जो छाल अलग किया है उस छाल को कूटने के लिए, ठीक है, उसको यहाँ पे पीटने के लिए, क्योंकि पीटा जाता है तभी उससे रेशे निकलते हैं। ध्यान देना, उसके रेशे तभी निकलेंगे जब उसकी कुटाई होगी, उसकी पिटाई होगी, फिर हम उसके जो रेशे निकलते हैं उसको धोने के लिए और उनको साफ करने के लिए भी वहाँ श्रम की आवश्यकता होती है। तो अन्य फसलों की एवज में जो ये फसल है जूट वाली, इसके लिए सबसे ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए आप इस चीज़ को ध्यान में रखोगे। इसके बाद में अगला जो कारक है इसको प्रभावित करने वाला वो है जलपूर्ति। कौन सा है? जलपूर्ति। जलपूर्ति की बात करें तो जूट पौधे के लिए सड़ने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ठीक है, छाल से प्राप्त जो रेशा है उसको धोने और साफ करने के लिए बड़ी मात्रा में जल चाहिए। किसकी ज़रूरत होती है? जल की ज़रूरत होती है। तो जो गंगा है नदी, गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात कर सकते हैं। जैसे हम मानचित्र में देखें एक बार, इसको ध्यान में देखना एक बार। यहाँ पे हम बात करें, जैसे ये भारत वाली कंडीशन है यहाँ पे, और यहाँ इसको देखेंगे तो इस क्षेत्र में गंगा नदी आती है, इधर से ये ब्रह्मपुत्र नदी आती है। ये कौन सी आती है? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं ये कौन सी है? गंगा, और ये कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आती है यहाँ पे तिब्बत के पठार से और चीन से, और यहाँ से आती हुई ये भारत का प्रवेश करती है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में, असम होते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। और इधर से गंगा नदी आती है, ये यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार से होते हुए पश्चिम बंगाल, और फिर असम पास से, असम के पास से, और ये कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। तो ये गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ आती हैं भारत वाली, ठीक है, उनके अंदर सैकड़ों जलधाराएँ हैं। सैकड़ों जलधाराएँ का मतलब जो यहाँ पर इन नदियों के द्वारा ये डेल्टा बनाती है, तो इनकी जो जलधाराएँ हैं वो यहाँ पे फैल जाती हैं। तो सैकड़ों जलधाराएँ हैं किनकी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की। यहाँ पर उससे जल की पूर्ति होती है। यहाँ पे जल की पूर्ति जूट की फसल के लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे जल पूर्ति किससे होती है? जो गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो जलधाराएँ हैं
अनेक जलधाराएं हैं यहाँ पे, ठीक है। और छोटे बड़े यहाँ पे जलाशय भी बहुत हैं, यहाँ पे जलाशय भी बहुत है, जिसके कारण यहाँ पे हम कहेंगे तो इस क्षेत्र में जल पूर्ति हो जाती है। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर जलाशय हैं वो जूट धोने के लिए उत्तम साधन माने जाते हैं। यानी जूट धोते कहाँ हैं इसमें, बांग्लादेश में, तो जलाशयों के अंदर ही धोते हैं। तो सबसे उत्तम साधन जलाशयों का यहाँ बांग्लादेश में जलाशयों को ही माना जाता है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। ये तो बात हो गई इसके भौगोलिक दशाओं की। किन किन की बात की हमने, तापमान की बात की हमने, वर्षा की हमने बात की, मिट्टी की हमने बात की, सस्ते श्रमिक और जलपूर्ति। ये तो इसको भौगोलिक कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं जूट के प्रकार। किसकी बात करें हम, जूट के प्रकार। जूट के देखिए दो प्रकार हैं। जूट के कितने प्रकार हैं, दो प्रकार हैं। एक तो कौन सा है यहाँ पे, कोर चौरस, कोर चौरस पहला प्रकार, कोर चौरस, कैप्सुलेरिस। एक प्रकार तो कौन सा है, कैप्सुलेरिस, कोर चौरस, कैप्सुलेरिस। एक तो जूट का प्रकार ये होता है। एक जूट का प्रकार कौन सा है, दूसरा यहाँ पे कोर चौरस, कोर चौरस ओलिटोरियस, ओलिटोरियस। दो प्रकार की जूट होती है। जूट के प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो कोर चौरस कैप्सुलेरिस है, एक प्रकार है इसका कोर चौरस ओलिटोरियस, ठीक है। ये दो प्रकार हैं जूट के। जो दोनों ही प्रकार की अगर बात करें हम, तो दोनों ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो बीज बोकर के होते हैं, या बीज बोकर। इनको सबसे ज़्यादा कहाँ उत्पन्न किया जाता है, यहाँ भारत में और यहाँ बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश है यहाँ पे उसके अंदर और भारत के अंदर दोनों में ही इस फसल को लिए जाते हैं। दोनों प्रकारों को लिए जाते हैं। कौन कौन सी, कोर चौरस कैप्सुलेरिस, कोर चौरस ओलिटोरियस। इन दोनों को ही भारत और बांग्लादेश में यहाँ बीज बोकर के ये पौध होती है और इसको बीज के द्वारा ही दोनों को ही उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो चीन देश है, उस चीन के अंदर जो उत्पन्न की जाने वाली जो जूट है, उस जूट की बात करें तो एक भिन्न प्रकार की जूट है, जो कि उसका जो रेशा होता है बास्ट रेशा होता है। कौन सा रेशा, चीन में बास्ट रेशा होता है। कौन सा रेशा है, रेशा होता है, बास्ट रेशा होता है। कहाँ होता है, चीन में। और भारत के अंदर ये दोनों रेशे, ठीक है, जो कि बीज के द्वारा भारत और बांग्लादेश में। और चीन के अंदर कौन सा रेशा है, बास्ट रेशा, ठीक है। इसके अलावा हम थाईलैंड की बात करें, किसकी, थाईलैंड की, तो थाईलैंड के अंदर जो रेशा होता है वो अलग प्रकार का है। थाईलैंड के अंदर कौन सा है, केनाफ। रेशे का क्या नाम है, केनाफ रेशा। तो केनाफ के रूप में भी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ थाईलैंड में, थाईलैंड कहाँ पर है, यहाँ म्यांमार के नीचे इस क्षेत्र में थाईलैंड है। तो चीन के अंदर बास्ट रेशा और थाईलैंड में केनाफ रेशा, और भारत के अंदर और बांग्लादेश के अंदर कोरचॉफ कैप्सुलेरियस, कोरचोरस ओलिटोरियस, ठीक है। इस प्रकार के रेशे होते हैं जूट के। इसके बाद में हम बात करते हैं विश्व में इसका उत्पादन। विश्व में इसका जो उत्पादन है उसकी चर्चा कर लेते हैं। विश्व में उत्पादन, वैसे तो हम बात करें विश्व उत्पादन के लिए तो इस फसल के लिए, जो जूट की फसल है, इसके लिए काम मिट्टी उपयुक्त होती है। काम मिट्टी जहाँ पर होती है इस फसल को लिया जा सकता है, ठीक है। उष्णाद्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। काम पर मिट्टी जहाँ पर होगी वहाँ पर इस फसल को लेते हैं, और उष्णाद्र जलवायु होती है वहाँ लेते हैं। और श्रम बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। श्रमिक है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इस फसल के लिए। तो ये जो दशाएं होती हैं, काम मिट्टी भी मिल जाए आपको, उष्णाद्र जलवायु भी मिल जाए और श्रमिक भी मिल जाए,
तो ये दशा जो होती है, ये दशा पूर्वोत्तर भारत जो है, यानी बांग्लादेश के पास में पूर्वोत्तर जो भारत है, वहाँ पर भारत में और बांग्लादेश में इस प्रकार की कंडीशन पाई जाती है, जिसमें हम कह सकते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाई भाग है वहाँ पर, और या उसके समीपवर्ती जो बेसिन नुमा जो भाग हैं वहाँ पर इस प्रकार की दशाएँ उपलब्ध हो जाती हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जूट उत्पन्न होती है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि विश्व में जो उत्पादन देखें तो विश्व का 96% जो उत्पादन होता है वो पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में होता है, या समीपवर्ती जो बेसिन क्षेत्र है उसमें होता है। तो विश्व का 96% तो यहीं पे हो जाता, और बाकी आप देखो कि कितने बड़े जो क्षेत्र हैं, देश हैं, उनके अंदर नहीं, उसके अंदर तो केवल 4% ही जूट होती है, जबकि सबसे ज़्यादा जूट कहाँ होती है? पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में, यानी ये क्षेत्र है वो एक अधिकार रखता है, ये मानो आप। ठीक है, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो 4% हैं उनके अंदर भी अन्य जो उत्पादक देश हैं उनके अंदर हम बात कर सकते हैं कई देशों की। ठीक है, तो विश्व का 96% तो कहाँ होता है? पूर्वोत्तर भारत, भारत और बांग्लादेश, और 4% अन्य उत्पादक देश हैं, अन्य उत्पादक देश। ठीक है, इसके अंदर हम चीन की बात कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान की बात कर सकते हैं, उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर सूडान की बात कर सकते हैं, नेपाल की बात कर सकते हैं, मिस्र है, मिस्र। ठीक है, मिस्र के बाद में जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे, और हम ब्राज़ील की बात कर सकते हैं, ब्राज़ील, यमन, थाईलैंड, वियतनाम, वियतनाम। इन क्षेत्रों के अंदर ब्राज़ील का अन्य उत्पादन होता है, यानी इस क्षेत्रों के अंदर भी ब्राज़ील के अंदर है, यहाँ पे थाईलैंड है, वियतनाम है, यमन है, जिम्बाब्वे है, चीन, उज्बेकिस्तान, सूडान, नेपाल, मिस्र, इन देशों के अंदर जूट का केवल 4% उत्पादन होता है, या कुछ कम होता है, और या अन्य क्षेत्र भी हम कह सकते हैं कुछ थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर अन्य देश हैं उनके अंदर भी इसका उत्पादन होता है। जैसे हम कहें तो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, नेपाल का कौन सा क्षेत्र? तराई क्षेत्र, इसके अंदर भी होता है। मालागासी क्षेत्र है, मालागासी, मेडागास्कर को बोलते हैं मालागासी, तो मालागासी के अंदर भी ऐसी दशा पाई जाती है जहाँ जूट का उत्पादन होता है। या अफ्रीका के अंदर कांगो देश को ले सकते हैं, कांगो देश में भी थोड़ी बहुत मात्रा में जूट का उत्पादन होता है। तो ये देश हैं, इनके अंदर भी जूट का उत्पादन किया जा सकता है। तो विश्व की दृष्टि से हम देखें तो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है 96%, वो तो होता है पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं वहाँ पर। ठीक है, और अन्य जो उत्पादक देशों में हम कहते हैं चीन है, उज्बेकिस्तान, सूडान, नेपाल, मिस्र, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, यमन, थाईलैंड और वियतनाम, कांगो, नेपाल का तराई क्षेत्र और मालागासी, इन क्षेत्रों के अंदर भी जूट का उत्पादन थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। ठीक है, अब हम इनके अंदर एक एक क्षेत्र को लेकर के थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।